हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गुरुकुल। आज हम लोग जो हमारा करंट क्विज है उसका अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। आर्थिकी इकोनॉमिक्स का जो है इसका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2022-23 कब पेश किया गया। तो डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बजट का आकार था वो कितना है। तो जो बजट का आकार था व्यय का वो था हमारा 6,15,518.98 करोड़। तो इस फिगर को हम लोग जो है याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट में कुल कितने करोड़ की प्राप्तियां हुई हैं। जो हमारी टोटल रिसिप्ट है वो कितनी है। तो हमारी जो टोटल रिसिप्ट है वो हमारी 5,90,951.71 करोड़ रुपए, ये हमारी टोटल रिसिप्ट है। इसमें जो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो हमारे राजस्व हैं, वो है हमारे 4,99,212.71 करोड़ रुपए। और इसमें जो कैपिटल रिसिप्ट है वो हमारा 91,739 करोड़ रुपए। तो एक याद रखेंगे, जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कैपिटल रिसिप्ट से ज़्यादा है। और इस राजस्व प्राप्ति में जो टैक्स रेवेन्यू, जो हमारे टैक्स से पैसा आया हुआ है, वो हमारा 3,67,153.76 रुपये। और इसमें जो स्वयं का कर है, यानी जो स्टेट है, जो राज्यों ने जो स्वयं का जो है कर लगाया है, वो है हमारा 2,20,655 करोड़ रुपये। डाटा नहीं याद रखेंगे, लेकिन एक चीज़ को हम एनालाइज करते हैं। जो केंद्रीय कर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर लगाती है, उसमें जो राज्य का अंश होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा इनकम टैक्स जो कॉर्पोरेशन टैक्स लगाती है, उसमें जो है हर राज्यों का जो उनको जो अनुदान मिलता है, अनुदानी अंश जो होता है, वो हमारा डिसाइड कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है, जो कि हमारा आर्टिकल 280 के अंदर में है। तो उसके अनुसार जो केंद्रीय गवर्नमेंट राज्य का अंश है वो हमारा इतना है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, जो राज्यों का स्वयं का कर है वो केंद्रीय कर में जो राज्यों का अंश है उससे ज़्यादा है। ओके, इस चीज़ को हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश किस मामले में प्रथम स्थान पर नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, गन्ना मूल्य भुगतान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्वच्छ भारत मिशन। तो ये हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। इसमें यूपी का जो रैंक है वो सेकेंड है। और ये सारे डाटा जो हैं हम याद रखेंगे, हमारे मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी यूज़फुल रहता है कोट करने के लिए। तो गन्ना मूल्य में प्रथम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रथम है, 5 एक्सप्रेसवे के साथ इंडिया में यूपी प्रथम है, और 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ भी प्रथम है, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसमें प्रथम है, स्वच्छ भारत मिशन में प्रथम है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हमारा जो है रैंकिंग जो है ये सेकेंड है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई है। तो जो हमारा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उसके लिए जो राशि प्राप्त हुई हमारे 276.66 करोड़ रुपए हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं से अधिक भागीदारी हेतु 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया जा रहा है। इनमें से किस जनपद में ऐसा बटालियन गठित नहीं किया जाएगा। लखनऊ, कानपुर, बदायूं, गोरखपुर। तो इसका आंसर हमारा कानपुर। जो हमारा महिला पीएससी बटालियन है ये हमारा लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में जो है स्थापित किया जाएगा। और इस चीज़ के आधार मिशन शक्ति कार्यक्रम जो है, इसमें महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु ये कार्यक्रम चलाया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना किससे संबंधित है। रोजगार से, स्मार्टफोन टैबलेट वितरण से, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने से, शिक्षा से। तो क्वेश्चन सीधे इसी तरह आ सकता है कि हाँ, स्मार्टफोन टैबलेट जो है वो किस जो है योजना के तहत बांटा जा रहा है। तो साल पहले क्वेश्चन भी आया था इस तरीके का, है ना। तो आंसर हमारा स्मार्टफोन टैबलेट वितरण से संबंधित। तो स्मार्टफोन टैबलेट वितरण जो है वो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये हमारा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो फ्री में कोचिंग दिया जा रहा है उससे रिलेटेड है। ओके, और एक डाटा याद रखेंगे कि अभी वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की बात हो रही है। तो क्वेश्चन यह आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना यूपी में किस शहर में प्रस्तावित है। तो ये हमारी हो जाएगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के अनुसार समग्र प्राप्तियों में, टोटल रिसिप्ट में सर्वाधिक प्राप्ति किससे होती है, जिसका मैंने पहले बताया था। तो ये किससे है, राज्यों के स्वयं के कर राजस्व से है। ओके, आंसर हमारा बी। तो यहाँ हम देखेंगे
सबसे ज़्यादा स्वयं के कर राजस्व है जो कि हमारा 36.5% है। उसके बाद केंद्रीय करों से है जो कि 24.2% है। तो इसका हम लोग जो है आरोही या अवरोही क्रम में याद रखेंगे, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो स्वयं का, फिर केंद्रीय का, फिर केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान जो ग्रांट मिलता है वो 17.9% है। फिर लोक ऋण जो है वो 13.1% है। तो ये चार जो हम याद रखेंगे, बाकी भी याद कर सकते हैं। तो ये अगर चार रहेंगे तो हमें जो एलिमिनेशन में भी काफ़ी फायदा मिलेगा। मई 2022 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वित्त 2021-22 में भारत ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर का सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल किया है? तो ये हमारा ऑप्शन है और इसका आंसर हमारा ए। तो इस डाटा को हम याद रखेंगे 83.57 यूएस डॉलर्स का। ओके, अगला इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस देश से आया है? तो याद रखेंगे पहले पे जो है हमारा सिंगापुर है, दूसरे पे अमेरिका है और तीसरे पे मॉरिशस है। ओके, ये याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में आया है? तो हमारा आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में, फिर सेवा क्षेत्र में आया है, सर्विस सेक्टर में, और दिन फिर तीसरे नंबर पे हमारा ऑटोमोबाइल उद्योग क्षेत्र में आया है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा एफडीआई किस राज्य में आया है? तो वो हमारा कर्नाटका, दूसरे पे है महाराष्ट्र और तीसरे पे है दिल्ली। ओके, तो ये तीनों चीज़ जो है हम याद रखेंगे। कागज़ के आयात को अनिवार्य पंजीकरण के तहत कब से लाया गया? जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत कब लाया गया है? तो ये लाया गया हमारा 1 अक्टूबर 2022 से। और एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें से करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड और चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग आदि को इस नीति से बाहर रखा गया है। दिल्ली कस्टम निगाह परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ये स्टार्ट किया है गढ़ी हरसरू गुरुग्राम से। तो सीधे क्वेश्चन आएगा कि प्रोजेक्ट निगाह किसने स्टार्ट किया है? तो याद रखेंगे दिल्ली कस्टम ने स्टार्ट किया है। ओके, परियोजना निगाह के आज कि इसमें ICTM का उपयोग करके जो कंटेनर है उनको ट्रैक करने की पहल है। तो जो हमारे जो कंटेनर्स है उनको ट्रैक किया जा सकता है इस परियोजना का। तो ICTM हमारा ICD कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक के सबसे अधिक विदेश प्रतिनिधि FDI को हासिल किया, यह कितना है? तो ये हमने पहले भी देखा है, 83.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये हम देख चुके हैं और ये सारा डाटा भी हम देख चुके हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम 20 मई 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? नर्मदा गुजरात, शिमला, अहमदाबाद, गुजरात, उज्जैन। तो वर्ल्ड बी डे जो है पहले याद रखें हम कि 20 मई को मनाया जाता है। ओके, पहला डाटा हम याद रखेंगे। और कहाँ मनाया गया था? हमारा नर्मदा गुजरात में। 2021-22 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। याद रखेंगे अग्रिम अनुमान जारी किया है। इनमें से देश में खाद्यान्न का उत्पादन कितना होने का अनुमान है? तो अभी बाद में जो आर्थिकी आएगी उसमें जो पूरा फाइनल डाटा आएगा वो हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आपका डाटा है और ये अग्रिम एस्टिमेटेड डाटा है। ओके, तो जो आर्थिकी में फुल फाइनल डाटा आएगा उसको हम देखेंगे अभी। इसमें जो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 मई 2022 को भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022 के 8वें संस्करण को किसने संबोधित किया? तो जाहिर सी बात है मक्का कृषि से संबंधित है, जो कृषि मंत्री वही करेंगे, तो नरेंद्र सिंह तोमर है। तो जो 8th इंडिया मेज समिट है ये हुआ था। ओके, कौन सा था? ये 8वां था। इसमें जो एक याद करने वाला फैक्ट है, देश में सर्वाधिक मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पहले पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार। बिहार का जो योगदान है वो हमारा 9% है। 8 जून 2022 को मौद्रिक नीति वक्तव्य मॉनेटरी पॉलिसी बुलेटिन जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जो हमारी मौद्रिक नीति समिति है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके द्वारा जारी किया गया था। तो याद रखेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है MPC, इसके 6 मेंबर्स हैं और इसका चेयरमैन जो होता है वो हमारा RBI गवर्नर होते हैं। ओके, और एक याद रखेंगे MPC का जो मैंडेट है कि इन्हें जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, इसे 2 से 6% के बीच में रखना होता है। ओके, ये इनका कॉरिडोर है, महंगाई जो है 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 था मई 2022 में जारी किया गया। यह सर्वेक्षण रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है?
तो परिवार स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ही करेगा। ओके, तो आंसर है हमारा बी। इसमें जो हमको जानकारी मिलती है वो हमारी जनसंख्या, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जनसंख्या की विशेषता, प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, शिशु और बाल मृत्यु दर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण एवं एनीमिया, रुग्णता और स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण। तो ये सारी चीज़ें हमसे इनसे मिलती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में भारत के कितने राज्यों में प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापना दर रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी 2.1 से अधिक है? तो पहला फैक्ट हम याद रखेंगे कि जो हमारा रिप्लेसमेंट लेवल होता है, प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापना दर, ये 2.1 होता है। अब रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या होता है? अब मान लीजिए एक कपल है, ये मेल है, ये फीमेल, ओके, इनकी शादी होती है और ये जो है 2 बच्चे करते हैं। ओके, 2 बच्चे करते हैं, तो इस 2 इंडिविजुअल को इन 2 बच्चों ने जो है रिप्लेस किया, तो ये भी 2 ही रहे। ओके, कल को ये आगे आते हैं और इनकी शादी होती है, मान लीजिए एक मेल है एक फीमेल, ये भी 2 हैं और ये भी आगे 2 ही बच्चे करते हैं, तो 2 इंडिविजुअल जो हैं 2 बच्चों को रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, तो इसे ही रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। ओके, 2.1 है, इसलिए 0.1 इसलिए ज़्यादा है कि मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं और कुछ का मतलब होता है कि जो डेथ कर गए, एक्सपायर कर गए, तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो रिप्लेसमेंट लेवल ये है। तो जो प्रजनन क्षमता की प्रतिस्थापना दर है वो 2.1 से अधिक जो है वो 5 राज्यों में है। तो कौन कौन से? बिहार का जो है 2.98 है। इस फैक्ट को हम याद रखेंगे कि बिहार का रिप्लेसमेंट लेवल क्या है, वो 2.98 है। फिर मेघालय है, उत्तर प्रदेश का 2.35 है, यूपी वाले याद रखेंगे, झारखंड और मणिपुर। सीपीआर समग्र गर्भनिरोधक प्रसार दर जो है वो 54% से बढ़कर हो गया 67%। देश में इंस्टीट्यूशनल संस्थागत जन्म प्रतिशत 79% से बढ़कर हो गया 89%। ओके, और जो सबसे सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो हमारी अरुणाचल प्रदेश में हुई है। हाल ही में किस एशियाई देश ने पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हमारा इंडोनेशिया। और विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक, उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा है? वो इंडोनेशिया ही है। ओके, देश में पहली बार नस्ल के अनुसार डाटा संग्रह करने का काम किस पशुधन गणना में की गई है? जो हमारी 20वीं में की गई है, और इसके पहले इस जो क्वेश्चन था पशुधन पर आधारित जो जनगणना है उसको हम कवर कर चुके हैं, तो इसे आप जो है प्रीवियस वीडियोज में देख सकते हैं। फरवरी 2022 में पिछले 1 दशक के बाद भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जो हमारा CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये हमारा किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। और UAE जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर 2022-26 की रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? तो ये जारी की गई हमारी म्यूनिख में। ओके, म्यूनिख कहाँ पे है? जर्मनी में। एक चीज़ फैक्ट जो इसमें याद रखेंगे कि 2020-21 में वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा का स्थापना करने वाले देश कौन से? जो सर्वाधिक किया वो चीन ने किया है, फिर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका UAE ने किया, भारत ने किया। भारत ने कितना किया? 14.2 गीगावाट का, याद रखेंगे। और 2021 में ग्लोबल स्तर पर जो स्थापित कुल सौर ऊर्जा क्षमता में शीर्ष 5 देश जो हैं सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी में, जो 5 टॉप 5 देश हैं वो कौन है? चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, भारत है। तो भारत कौन सा है? 5 नंबर पे 6% के साथ। ओके, पहले नंबर पे कौन है? वो चीन है। और एक चीज़ देखेंगे, 2021 में शुद्ध नवीनीकरण रिन्यूएबल जो एनर्जी उत्पादन क्षमता में शामिल अन्य स्रोत के हैं, तो इसका हम जो है क्रम याद रखेंगे। सोलर जो है वो पहले नंबर पे है, दूसरे पे कौन सा हमारा? विंड है, विंड एनर्जी। तीसरे पे हमारा हाइड्रो है, चौथे पे हमारा बायोमास है, और 5वें हमारे अदर्स हैं। तो इस क्रम को याद रखेंगे। मई 2022 में कौन इंडियन कंपनी इंडियन गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली खोज एवं उत्पादक कंपनी बन गई है? तो ये हमारा ONGC है। ओके, ONGC का मुख्यालय कहाँ है? ये आप हमें बताइएगा। अगला है निर्यात
तराई सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हमारा नीति आयोग। इसके जो पिलर्स हैं, पहले संस्करण कौन सा? द्वितीय है। पहला संस्करण जो है वो कब जारी किया गया था? 2020 में। इसके जो 4 पिलर्स हैं वो है हमारे पॉलिसी नीति, व्यापार पारितंत्र बिजनेस इकोसिस्टम, निर्यात पारितंत्र एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। ये सेम लिख दिया गया है, लेकिन ये हमारा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस है निर्यात परफॉर्मेंस जो वो है। अब इसमें क्या करता है, ये 4 स्तंभ के बाद जो हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, इनको जो है 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। तटीय राज्य कोस्टल स्टेट्स में, हिमालयी राज्य हिमालयन स्टेट्स में, भू आबद्ध राज्य लैंडलॉक स्टेट्स में, और संघ राज्य यूटीज में। अब इन 4 श्रेणियों में जितने स्टेट्स हैं और यूटीज हैं उनका अलग अलग जो है रैंकिंग आएगा। तो जो हमारा कोस्टल है उसमें हमारा पहले नंबर पर है गुजरात, दूसरे महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये हमारे कोस्टल में है। हिमालय राज्य में हमारा पहले पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। ओके, जो लैंडलॉक हैं उसमें हमारा पहले पे हरियाणा है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, ये हम याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे है और तीसरे मध्य प्रदेश है। यूटीज में हमारा याद करने की जरूरत है नहीं, दिल्ली ही होगा, देन गोवा, फिर जम्मू और कश्मीर। जो ओवरऑल श्रेणी है समग्र, अब ये चारों सबको मिला के जो समग्र श्रेणी ओवरऑल श्रेणी उसमें पहले नंबर पर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक है। यानी जो तटीय वाले राज्य हैं वही हमारे समग्र वाले भी हैं। ओके, गुजरात जो है लगातार दूसरी बार समग्र राज्यों की श्रेणी प्रथम स्थान पर रहा है। ओके, याद रखेंगे। नीति आयोग कब बना है? 2015 में। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। और सीईओ कौन है? वो हमारे अमिताभ कांत हैं। 19 मई ये हमारा जो डाटा वाला फसल है, अनाज वाला है, ये हमारा जो आर्थिकी आएगा उसमें जो डाटा जो और ज़्यादा दिया रहेगा उसे हम देखेंगे बाद में। किस अमेरिकी उद्योगपति ने अप्रैल 2022 में ट्विटर का अधिग्रहण किया है? तो सबको पता होगा, ये एलन मस्क है। 25 मई 2022 को रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 2 बहुउद्देशीय पोतों मल्टीपर्पज व्हीकल के अधिग्रहण हेतु अनुबंध हस्ताक्षर किया? तो ये हमारा लार्सन, अडानी लार्सन एंड टुब्रो। इसका आंसर है हमारा मेमस लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? पेंशन, सब्सिडी, पूंजीगत और सहायक अनुदान। तो ये हमारा आंसर हमारा पूंजीगत परिव्यय। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हम करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमारा 20.5% है। फिर जो सरकारी वेतन देते हैं सैलरीज, उस पर 13.1% है। पेंशन पे हम 12.8% करते हैं। ओके, अब याद रखेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि इसको आरोही क्रम में लगाएं, और यहाँ पे आपको ये अलग अलग ना करके सेम ही दे दे कि सैलरीज एंड पेंशन। तो याद रखेंगे जब इन दोनों को मिला देंगे सैलरीज एंड पेंशन पे, तो ये 25.9% बनता है, तब ये हमारा पहले नंबर पर चला जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो ये हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन जो है कैसे दिया गया। अगर ये दोनों अलग अलग करके दिए हैं तो पहले पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, फिर हमारा वेतन, सरकारी वेतन जो होता है वो दूसरे पे होगा, तीसरे पेंशन होगा। लेकिन अगर सैलरीज एंड पेंशन लिख के दिया हुआ तो ये हमारा पहले स्थान पे आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा आर्थिकी खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट को हम देखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।